सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी शॉर्ट्स। और आज हम पार्ट 6 कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी का। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो इसी में नेक्स्ट थ्योरी है कैरन हॉर्नी की, जिन्होंने ऑप्टिमिज्म के बारे में बात करी थी। हॉर्नी वॉज अनदर डिसाइपल ऑफ फ्रॉइड हु डेवलप्ड अ थ्योरी दैट डेविएटेड फ्रॉम बेसिक फ्रॉइडियन प्रिंसिपल्स। तो कैरन हॉर्नी भी एक डिसाइपल थी जिन्होंने फ्रॉइड के अंडर काम करा था, और उन्होंने फिर अपनी थ्योरी डेवलप करी थी और डेविएट करा था फ्रॉम बेसिक फ्रॉइडियन प्रिंसिपल्स। शी अडॉप्टेड अ मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एम्फेसिस ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इनका एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू था ह्यूमन लाइफ को लेकर, और इन्होंने ज़्यादा बात करी थी ह्यूमन ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेकर। हर्नीज मेजर कंट्रीब्यूशन लाइज इन अ चैलेंज टू फ्रॉइड्स ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज इंफीरियर। तो हमको पता है कि फ्रॉइड ने ज़्यादा मेल के बारे में बात कर रखी है अपने जितनी भी थ्योरीज है, और वुमेन को बहुत ज़्यादा अनदेखा करा है, उनको ऐसा इंफीरियर ट्रीट करा है। तो हॉर्नी का मेजर कंट्रीब्यूशन यही था कि उन्होंने चैलेंज करा था फ्रॉइड के ट्रीटमेंट को, कि वो वुमेन को कैसा ऐसा इंफीरियर ट्रीट कर रहे थे। According to her, each sex has the attributes to be admired by the other, and neither sex can be viewed as superior or inferior. तो उनका ये मानना था कि जो सेक्स है उनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसी के थ्रू किसी से भी एडमायर हो सकते हैं, और कोई भी ऐसा सेक्स नहीं होता जो कि व्यूड ऐसा होता है कि वो सुपीरियर या इंफीरियर है। जैसे अगर फ्रॉइड की बात माने तो उन्होंने हमारे सुपीरियर सिर्फ मेन को माना था, और वुमेन को तो अनदेखा ही कर दिया था, तो इंफीरियर ही बोल सकते हैं। लेकिन हॉर्नी का ये मानना था कि कोई भी ऐसा सेक्स नहीं है जो सुपीरियर हो या इंफीरियर हो, सारे जितने भी सेक्स हैं वो एडमायर करे जा सकते हैं किसी के भी थ्रू या किसी से भी। She countered that women were most likely to be affected by social and cultural factors rather than by biological factors. तो उन्होंने ये भी बोला था, उन्होंने काउंटर करा था फ्रॉइड की ट्रीटमेंट को कि विमेन जो होती है वो ज़्यादा इफेक्ट होती है सोशल और कल्चरल फैक्टर से, ना कि बायोलॉजिकल फैक्टर से। She argued that psychological disorders were caused by disturbed interpersonal relationship. जो आसपास के लोग होते हैं उनके साथ जो disturbed relationship होता है, उन्होंने बोला था उसी वजह से होते हैं psychological disorders, और ये ड्यूरिंग चाइल्डहुड हो सकते हैं। When parents' behavior toward a child is indifferent, discouraging and erratic, the child feels insecure and a feeling called basic anxiety. तो जब बचपन में अगर कोई पेरेंट जैसे होते हैं जो अपने चाइल्ड के टूवर्ड्स उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा इंडिफरेंट होता है, डिस्करेजिंग होता है, इरेटिक होता है, तो वो चाइल्ड को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होनी चालू होती है, और इसी को बोला जाता है बेसिक एंग्जाइटी। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि वो एक उनकी डिसाइपल थी फ्रॉइड की, और उन्होंने ही उनको काउंटर करा कि उन्होंने ऐसा वुमेन को इन्फीरियर ट्रीट करा था। उन्होंने ह्यूमन ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी थी, और उन्होंने ये भी बोला था कि वुमेन ज़्यादा सोशल और कल्चरल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है रादर देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स से इतना नहीं होती। और डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में जितना ब्लैक ब्लैक में लिखा है ना, बेसिक एंग्जाइटी सबके, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं कर रखी हमारी बुक के अंदर, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है सीयूईटी में, कि वूम्ब एनवी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो इन्होंने वूम्ब एनवी का कॉन्सेप्ट भी दिया था। किसने दिया था? कैरन हॉर्नी ने। ठीक है। और कैरन हॉर्नी की थ्योरी को बेस्ट थ्योरी ऑफ न्यूरोसिस भी बोला जाता है, तो ये भी 1 मार्क के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी कर लेना। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पर बढ़ते हैं, जो कि एल्फ्रेड एडलर ने दी थी लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट के ऊपर। एडलर थ्योरी नोन हैज इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो ये 1 मार्क के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी का नाम क्या है? इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो इनका बेसिक अजम्पशन ये था कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पर्पसफुल होता है और गोल डायरेक्टेड होता है। उनका एक गोल होता है स्पेसिफिक, जिसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा निर्भर होते हैं। ईच वन ऑफ अस हैज़ द कैपेसिटी टू चूज एंड क्रिएट। तो उन्होंने बोलता हमारे सबके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि हम चूज कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। आर पर्सनल गोल्स आर द सोर्स ऑफ आर मोटिवेशन। तो जो हमारे पर्सनल गोल्स होते हैं वही हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है। The goals that provide us with security and help us in overcoming the feelings of inadequacy are important in personality development. तो वो गोल्स जो हमारे को प्रोवाइड करते हैं किसी तरीके की सिक्योरिटी, और हमारे को हेल्प करते हैं किसी भी फीलिंग से ओवरकम करने के लिए, चाहे वो इनएडिक्वेसी की फीलिंग हो,
वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। In Adler's view, each individual suffers from feelings of inadequacy and guilt. तो इसको बोला जाता है inferiority complex। तो बचपन में बहुत सारे बच्चों को inferiority complex होता है, जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं जो feelings of inadequacy और guilt से गुजरते हैं। तो उसी को बोला जाता है inferiority complex, which arise from childhood, जो childhood से ही arise करती है। Overcoming this complex is essential for optimal personality development। तो इस कॉम्प्लेक्स से ओवरकम करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है फॉर ऑप्टिमल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑप्टिमल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है एरिक फ्रॉम की, द ह्यूमन कंसर्न्स। इन कंट्रास्ट टू फ्रॉइड्स बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन, फ्रॉम डेवलप्ड दिस थ्योरी फ्रॉम अ सोशल ओरिएंटेशन। तो अपनी जो फ्रॉम ने डेवलप करी थी थ्योरी, वो एक सोशल ओरिएंटेशन से करी थी। ही व्यूड ह्यूमन बींग्स एज सोशल बींग्स हु कुड बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप अदर्स। तो उन्होंने बोला था ह्यूमन बींग्स को हम बेसिकली एक सोशल बींग्स की तरह देखते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं उनके रिलेशनशिप्स के थ्रू, इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद अदर्स, कि उनका दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसा है उसके थ्रू हम समझ सकते हैं उनको। ही आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजिकल क्वालिटी सच एज ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल रिजल्टेड फ्रॉम डिजायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ। तो उन्होंने बोला साइकोलॉजिकल क्वालिटीज जैसे कि ग्रोथ होती है एंड रियलाइजेशन की हमारे को पता लग गया हमारे पोटेंशियल, वो रिजल्ट करते हैं डिजायर फॉर फ्रीडम, कि हमारे को अपनी फ्रीडम चाहिए, और स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ, जिसको जस्टिस और ट्रूथ चाहिए, जानना है। फ्रॉम होल्ड्स द करेक्टर ट्रेट्स पर्सनालिटी डेवलप फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस विद अदर इंडिविजुअल्स। तो फ्रॉम ये बोलते हैं कि वो जितने भी करेक्टर ट्रेट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस से, जो कि हम अदर इंडिविजुअल्स के साथ एक्सपीरियंस लेते हैं। While culture is shaped by the mode of existence of given society, people's dominant character traits in a given society work as forces in shaping the social processes and the cultures itself. तो फ्रॉम ने ये बोला था कि जो कल्चर होता है वो हमारा जो शेप होता है, मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ गिवन सोसाइटी, की सोसाइटी उसको शेप करती है, और जो लोगों का डोमिनेंट करेक्टर होता है और करेक्टर ट्रेट्स होते हैं एक गिवन सोसाइटी में, वो एज अ फोर्स की तरह काम करते हैं शेपिंग, ताकि वो शेप दे सके सोशल प्रोसेस को और कल्चर इटसेल्फ को, मतलब कल्चर को भी। His work recognizes the value of positive qualities such as tenderness and love in the personality development। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। एरिक एरिक्सन, सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एरिक्सन्स थ्योरी ले स्ट्रेस ऑन रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस इन पर्सनालिटी। तो इनकी जो थ्योरी है वो ज्यादा स्ट्रेस ऑन रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस के बारे में बात करती है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर। इन इस थ्योरी डेवलपमेंट इज व्यूड एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड ईगो आइडेंटिफाइड इज ग्रांटेड अ सेंट्रल प्लेस इन द प्रोसेस। तो उन्होंने बोला था कि जो डेवलपमेंट एक बहुत ही ज्यादा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और इन्होंने ईगो को एक सेंट्रल प्लेस ग्रांट करी थी उनके प्रोसेस में, ईगो को उन्होंने मेन चीज देखकर चला था। His concept of identity crisis of adolescent age has drawn considerable attention। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आइडेंटिटी क्राइसिस का एडोलेसेंट की एज में, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रॉन करा गया था कंसिडरेबल अटेंशन। एरिक्सन आर्ग्यूज दैट द young people must generate themselves a central perspective and a direction that can give them a meaningful sense of unity and purpose। तो एरिक्सन ने ये भी बोला था कि जितने भी यंग लोग हैं उनको अपने लिए कुछ आइडेंटिटी को जनरेट करना चाहिए, और उनका सेंट्रल पर्सपेक्टिव होना चाहिए अपने को लेकर, और एक डायरेक्शन उनको एक मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी दे सकती है और पर्पस दे सकती है जीने का। ठीक है, तो उनका ये मानना था। अब साइकोडायनामिक थ्योरीज फेस स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फॉर मेनी क्वार्टर्स। तो साइकोडायनामिक के कुछ क्रिटिसिज्म्स में जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, और क्या क्रिटिसिज्म है वो भी चेक करते हैं। द मेजर क्रिटिसिज्म्स आर एज फॉलोज। तो इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें ये बता रखा है दीज थ्योरीज आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज। तो इन्होंने बोला जितनी भी थ्योरीज हैं ये केस स्टडीज के ऊपर बनी हुई हैं, और इनके अंदर दे लैक रिगरस साइंटिफिक बेसिस। तो इसके अंदर साइंटिफिक बेसिस भी बहुत कम डाल रखा है, साइंटिफिक चीजों से इसको ज्यादा बनाया नहीं गया। सेकंड है दे यूज स्मॉल और टिपिकल इंडिविजुअल सैंपल्स फॉर एडवांसिंग जनरलाइजेशन। तो किसी भी चीज को जनरलाइज करना है या सैंपल्स भी लेने हैं तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल और टिपिकल इंडिविजुअल्स का इसमें यूज करा गया। थर्ड है द कॉन्सेप्ट आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको प्रॉपरली डिफाइन नहीं करा हुआ, और इट इज डिफिकल्ट टू सबमिट देम टू अ साइंटिफिक टेस्टिंग। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इनको सबमिट करना एक साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बिहेवियरल अप्रोच। हम बिहेवियरल अप्रोच को समझने से पहले
इस डायग्राम को समझते हैं कि इसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ई से है हमारा एनवायरनमेंट, एस से हमारा स्टिमुलस और आर से हमारा रिस्पॉन्स। तो हमारे को बेसिकली इसमें ये समझना है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का क्या रिलेशनशिप है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर और हमारे बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर अप्रोच, द अप्रोच डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द इंटरनल डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर। तो इसमें बता रखा है जो अप्रोच है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देती जितने भी इंटरनल डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। The behaviorists believe in data which they feel are definable, observable and measurable. तो behaviorists जो होते हैं वो लोग सिर्फ उसी डेटा के अंदर बिलीव करते हैं जो कि उनको लगता है जिसको वो डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। Thus they focus on learning of stimulus response connections and their enforcement. तो इसमें सिर्फ ये फोकस करते हैं समझने की कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का क्या कनेक्शन है और उनके जो रीएनफोर्समेंट है, रीएनफोर्समेंट का मतलब होता है किसी तरीके का कोई रिवॉर्ड। According to them, personality can be best understood as the response of an individual to the environment. तो इनके हिसाब से जो बिहेवियरिस्ट होते हैं ये कहते हैं कि पर्सनालिटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो एक इंडिविजुअल का एक रिस्पॉन्स होता है एनवायरनमेंट को लेकर, उस तरीके से हम एक इंसान की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। दे सी द डेवलपमेंट सिंपली एज चेंज इन रिस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक्स। तो मतलब ये लोगों को लगता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो सिंपली एक तरीके से हम लोग उनको समझ सकते हैं, अगर किसी इंसान का कोई रिस्पॉन्स में चेंजेस दिख रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस दिख रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट उनको दिखती है उस इंसान के अंदर। जैसे कि अ पर्सन लर्न्स न्यू बिहेवियर्स इन रिस्पॉन्स टू न्यू एनवायरनमेंट्स एंड स्टिमुलाई। तो कैसे एक इंसान नया नया बिहेवियर और रिस्पॉन्स शो करता है एनवायरनमेंट को और स्टिमुलाई को लेकर, उसमें बिहेवियरिस्ट को लगता है कि वो डेवलपमेंट है। फॉर मोस्ट बिहेवियरिस्ट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज द रिस्पॉन्स। तो उनके लिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी है उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं वो। ईच रिस्पॉन्स इज बिहेवियर विच इज एमिटेड टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक नीड। तो जो रिस्पॉन्स होते हैं बिहेवियर के किसी ना किसी चीज को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, कोई स्पेसिफिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होते ही होते हैं ये। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इसमें समझते हैं चिल्ड्रन डू नॉट लाइक ईटिंग मैनी वेजिटेबल्स। तो हमने बचपन में देखा होगा कि हमको भी बहुत ज़्यादा ऐसी वेजिटेबल्स होती है जो हमारे को अच्छी नहीं लगती। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है स्पिनच, पम्पकिन, गॉड्स। ये हम लोगों को बचपन में नहीं अच्छी लगती होती, लेकिन अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल अप्रोच ऐसा कहती है कि चिल्ड्रन इनिशियली लर्न टू ईट सच वेजिटेबल्स इन एंटिसिपेशन ऑफ एप्रिसिएशन रेनफोर्समेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो ऐसा बहुत बार हमने देखा होगा कि हम जो बचपन में लौकी या तोरी ऐसी जितनी भी वेजिटेबल्स हम बचपन में नहीं खाते होते, लेकिन जैसे बिहेवियरल अप्रोच ये कहती है कि चिल्ड्रन धीरे धीरे इसको लर्न कर लेते हैं और इनिशियली लर्न टू ईट, कि हम धीरे धीरे लर्न कर लेते हैं ऐसी वेजिटेबल्स खाना ताकि हमारे को हमारे पेरेंट्स से किसी तरीके का कोई रीएनफोर्समेंट मिल सके। रीएनफोर्समेंट में या वो कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तारीफ, या फिर कोई होता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तुम्हारे को चॉकलेट लेकर देंगे अगर तुमने वेजिटेबल खा ली। तो रीएनफोर्समेंट के चक्कर में हम लोग वो वाली वेजिटेबल्स खा लेते थे। तो ऐसा बिहेवियरल अप्रोच कहती है। Later on, they may eventually learn to eat vegetables not only because of their parents are pleased with this behavior, but also because they acquire the taste of those vegetables and find them good. तो इसमें ये भी बता रखा है बिहेवियरल अप्रोच में कि हम लोग धीरे धीरे जब याद कर लेते हैं कि हमारे को ये वेजिटेबल्स खानी है, लर्न कर लेते हैं धीरे धीरे, इनिशियली जब हम ये लर्न कर लेते हैं कि हमारे को वेजिटेबल्स खानी है, तो हम एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे को रीएनफोर्समेंट मिलेगी या नहीं, क्योंकि हम लोगों को वो जो वेजिटेबल हमने खाई उसका टेस्ट जो है वो हमारे को अच्छा लगने लगता है, इसलिए हम खाना शुरू कर देते हैं। तो ये होती है बिहेवियरल अप्रोच। तो कैसे हम इस डायग्राम में समझते हैं, जैसे स्टिमुलस था हमारा वेजिटेबल्स, पेरेंट्स ने बोला वेजिटेबल्स खाओ, रिस्पॉन्स हमारा क्या था कि हमारे को अच्छी लगने लग गई वो, क्योंकि हमने खाना चालू कर दिया था। फिर हम उसको धीरे धीरे अडेप्ट कर लेते हैं अपने रिस्पॉन्स में और खाना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमारे को उसका टेस्ट अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें यही बता रखा है। तो अगर आपको कोई क्लास 11th की अगर सारी कुछ भी थोड़ी सी थ्योरीज याद होंगी तो उसमें हमारे को बताया हुआ है कि कैसे हम एक लर्निंग और स्टिमुलस रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप दिखाते हैं और लर्निंग कैसे कराई जाती है। जैसे हमारे को याद होगा क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने पैवलॉव में पढ़ा था कि वो कैसे डॉग को लर्निंग कराते हैं कि कब उनको खाना मिलेगा और उस हिसाब से उनको खाना है, वो वाली लर्निंग है। और हमने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में स्किनर में, जिसमें वो रैट का हमने देखा था कि वो रैट को की लेवर पे रखकर वो देते हैं सामान खाने का। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हमने देखा बेंड्यूरा की जो बोबो डॉल वाला होता था,
इसमें बच्चों को 3 मूवीज दिखाई जाती थी और उसके बाद उनको देखा जाता था कि सबसे ज्यादा किसमें वायलेंट है और उनको इमिटेट करने को बोला जाता था। तो बेंड्यूरा की वो वाली लर्निंग। तो इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं कि हम कैसे याद कर सकते हैं और लर्न करा सकते हैं। एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स रिलेशनशिप भी हमने देखा उसके अंदर। तो बस मेनली बस इसी में यही दे रखा है और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं कल्चरल अप्रोच। दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी इन रिलेशन टू देयर फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। तो ये अप्रोच समझने की कोशिश करती है किसी इंसान की पर्सनैलिटी को उसके रिलेशन में एक एक कि उसके कैसे फीचर्स है इकोलॉजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में। ठीक है। इट पर्पसेस दैट अ ग्रुप्स इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम, इसको मैंने याद करा था जेम्स के तौर पर, GEMS। Group's economic maintenance system plays a vital role in the origin of cultural and behavioral variations। तो ये कल्चरल और बिहेवियरल वेरिएशंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले करता है, जो कि है ग्रुप्स इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम। The climatic conditions, the nature of terrain of the habitat and availability of food, flora and fauna, and it determine not only the people of economics activities। तो इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, फ्लोरा एंड फौना, ये सिर्फ ये डिटरमाइन नहीं करती कि पीपल की कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, बट ऑल्सो देयर सेटलमेंट पैटर्न्स, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ लेबर, कि कितने लोग कहाँ पे काम करेंगे, अदर फीचर सच एज चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। टेकन टुगेदर दीज एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ चाइल्ड ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इस सबको साथ में रखते हुए इसमें ये चीज मानी जाती है कि चिल्ड्रन की जो ओवरऑल एनवायरनमेंट लर्निंग हो रही है उसके बारे में, पीपल की स्किल्स के बारे में, एबिलिटीज, बिहेवियर स्टाइल्स, वैल्यूज, प्रायोरिटीज आर व्यूड स्ट्रांगली एज लिंक टू दीज फीचर्स। तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं कि उनके जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज है, बिहेवियर स्टाइल्स है, वैल्यू, प्रायोरिटीज हैं, कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांगली लिंक्ड है इन सारे फीचर्स के अंदर। रिचुअल, सेरेमनीज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें। तो अब हम कल्चरल अप्रोच को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, एक बिरहोर ट्राइबल ग्रुप ऑफ झारखंड रिप्रेजेंट सच अ पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जो फॉरेस्ट के अंदर रहती है उसका ही एक ये बता रखा है कि बिरहोर एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि झारखंड में है और यही रिप्रेजेंट करती है कि ये लोग जंगल में रहते हैं, ये सारी पॉपुलेशन। ये मोस्ट ऑफ देम लिव अ नोमैडिक लाइफ विच रिक्वायर्स कांस्टेंट मूवमेंट इन स्मॉल बैंड्स। तो नोमैडिक लाइफ का मतलब ये होता है कि जो लोग मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड या फिर गेम्स, इसके रीजन में। तो नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है जिसमें होता है कि कांस्टेंट मूवमेंट चाहिए होती है और स्मॉल बैंड्स में होता है। स्मॉल बैंड्स मतलब जैसे ये 3 चीजें हैं, ये ये 3 छोटे छोटे उन्होंने बैंड बना लिए और बैंड्स का मतलब ही होता है ग्रुप्स। और इसमें कांस्टेंट मूवमेंट रहती है छोटे छोटे ग्रुप्स में फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर इन सर्च ऑफ गेम्स, ताकि गेम्स मिल सके इनको और अदर प्रोडक्ट्स मिल सके जैसे कि फ्रूट्स, रूट्स, मशरूम्स, हनी, ये सब मिल सके। और इन बिरोर सोसाइटी चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज आर अलाउड टू हैव एनॉर्मस फ्रीडम। तो इनको छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है टू मूव इन टू द फॉरेस्ट। तो जंगल में घूमने के लिए, उनको हंटिंग के लिए बोला जाता है ताकि वो अपनी स्किल्स को गैदर कर सकें। देयर चाइल्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो एम्ड एट मेकिंग चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट। तो इनका मेन एम है, मेन फोकस इनका ये है कि किसी जो भी इनके ग्रुप में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इंडिपेंडेंट बना सकें ताकि इन लोगों को बड़े लोगों की हेल्प की जरूरत ना पड़े। ठीक है। इन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज चिल्ड्रन आर सोशलाइज टू बी ओबीडियंट टू एल्डर्स, टू यंगस्टर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ड्यूटीज। तो इनको बताया जाता है कि कैसे एक बड़े किसी एल्डर से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालनी है, जो भी उनकी ड्यूटीज हैं उसको लेकर। सिंस दीज बिहेवियरल क्वालिटीज मेक people more functional in agricultural societies, they become dominant features of a people's personality in contrast to independence। तो जैसे जैसे इन छोटे छोटे बच्चों को इंडिपेंडेंस मिलनी चालू होती है ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं और इनकी पर्सनालिटी शो होने लग जाती है एज अ डोमिनेंट। तो इनके डोमिनेंट फीचर्स चालू हो जाते हैं जैसे जैसे इनको इंडिपेंडेंस मिलनी चालू होती है, ऑटोनॉमी मिलनी चालू होती है। तो इनको बस यही बता रखा है। और कैसे कल्चरल डिमांड्स, चिल्ड्रन इन हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज डेवलप डिस्प्ले डिफरेंट पर्सनालिटी पैटर्न। तो इनका कैसे कैसे इंडिपेंडेंट मिलने के बाद चेंजेस होते हैं इनके अंदर, उसके बारे में बात हो रखी है। तो यही बता रखा है इसके अंदर कि ये लोग
जो फॉरेस्ट में रहते हैं, इनका बिरहोर नाम का एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि झारखंड में है। और ये लोग अपनी नोमैडिक लाइफ जीते हैं, जिसमें इनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है ताकि इनको खाना मिल सके, गेम्स मिल सके, खाने में फ्रूट्स मशरूम्स, हनी। और इन लोगों को बचपन से ही बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट बने और इनको बड़ों की ज़रूरत ना पड़े, और इनको कोई बड़ों से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको ये भी सिखाया जाता है कि कैसे सबके साथ ओबीडिएंट रहना है, चाहे वो एल्डर्स हो या यंगर्स हो, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, और कैसे अपने अपनी धीरे धीरे स्किल्स को गैदर करना है। बस इस कल्चरल अप्रोच में हमारे को यही समझा रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।